ये बहस जारी रहेगी, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में मची तबाही के बीच वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त राहत सामग्री बांटते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। राहत बांटने निकले हैं उमर अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री इस हवाई दौरे के जरिए राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर अभी तक की अपनी सबसे मुश्किल गुजर रहा है। हर तरफ तबाही का सैलाब है इस वक्त, वो सैलाब जो जिंदगियां बर्बाद करने पर आमादा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और भारतीय सेना जो मिलकर इस जंग में शरीक हैं और किसी तरह से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से लोग बिना पीने वाले पानी के अटके हुए हैं। ऐसी जगह पर ऐसे हालात में सबसे बड़ी मुश्किल होती है पीने का पानी। पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है। छोटे बच्चे बड़े, जैसा कि उत्तराखंड में देखा गया था, भारी किल्लत और मुश्किलों से गुजरते हुए। ऐसे लम्हे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, हवाई दौरे के जरिए लोगों तक पहुंचते हुए और उसके बाद राहत सामग्री खुद लोगों तक पहुंचाते हुए। इतिहास में अपने सबसे मुश्किल वक्त से गुजरता हुआ हिंदुस्तान का जन्नत आज पूरा देश जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है उनकी इस मुश्किल घड़ी में। भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है, ये देखिए, ब्रेड, पानी, तमाम चीज़ें लोगों तक गिराते हुए। छतों पर कम से कम जो लोग फंसे हुए हैं उन तक ये राहत सामग्री पहुंचने पर उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलती है। और शायद पहली बार हम एक मुख्यमंत्री को इस तरह से खुद अपने हाथों से राहत सामग्री बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक अलग ही रवायत पिछले दिनों दिखी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे आगे की कतार में हादसा होते ही अगले दिन वहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद से ही सरकार वहां पर कोशिशें करती हुई और आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे राहत सामग्री खुद लोगों तक बांटते हुए, पहुंचाते हुए। और अब आइए वापस अपनी बहस का रुख करते हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अमित शाह पर चार्जशीट। इसके साथ ही बहुत ही दिलचस्प है, आज इंदौर की एक विधायक ने यह कह दिया कि गरबा के दौरान मुस्लिमों को आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें अंदर मत आने दीजिएगा। अगर मुमकिन हो तो जरा अपने दर्शकों को वो सुना दें, क्योंकि उसके बाद ही चर्चा को आगे सिरे से लिए चलेंगे कि क्या हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है। क्या अमित शाह की चार्जशीट का मुद्दा अलग रख दें, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक के बाद एक बयान, उन्होंने आजम खान पर भी हमला बोला है, कई जगहों पर पर्चे बांटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बाबत। और अब देखिए इंदौर की ये विधायक क्या कह रही हैं। बैकलेस ड्रेस और लो वेस्ट घाघरे ना हो, फिर मंत्रों का कंठस्थीकरण हो, क्योंकि हमारे कुल मिला के मंत्रों का आह्वान ही प्रभु की पूजा कही गई है, ताकि जो गरबा है शक्ति की साधना है, साहस की साधना है, वह कहीं भी दिग्भ्रमित ना हो। और जिस प्रकार से कि भयावह आंकड़े सामने आ रहे थे कि एक वर्ष में गरबे के दौरान पूरे देश से 4.5 लाख बेटियां धर्मांतरित हो जाती। ये धर्मांतरित होने की जो सिलसिला है, ये देश के जनसांख्यिकी अनुपात को गड़बड़ा देगा। निसंदेह राष्ट्र के सामने एक भीषण समस्या खड़ी होगी। इसलिए इसके प्रति जागरूक करके बेटियों को आध्यात्मिक साधना की ओर प्रवृत्त करना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। श्रीकांत शर्मा जी, इस पर बीच बीच का बयान देकर जाने नहीं दूंगी आपको मैं, सीधे जवाब दीजिएगा। या तो उषा ठाकुर पर कार्रवाई करे आपकी पार्टी, या फिर कह दे कि हम तो अब आमादा हैं, इस देश के धार्मिक ताने बाने को तोड़कर चीर कर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपका जो दूसरा आरोप है कि हम तो आमादा हैं, इस देश के जो ताना वाना है उसको उखाड़ फेंकने का, मैं आपके सवाल का तो अंजना जी जवाब निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इतिहास में भी जानने की जरूरत है कि कांग्रेस ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए इस देश के पूरे वातावरण को दूषित किया है। वोट बैंक की राजनीति के चलते। मेरे सवाल को भटकाइए। जवाब का आपके सवाल श्रीकांत शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आपको जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, बहन बेटियों के खिलाफ जो धोखा हो रहा है, उनको जो चीट किया जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती जो की जा रही है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो इन बयान आ रहे हैं, इनकी छत्र छाया में अपराधियों को बचाने की कोशिश आप मत करिए। बड़ा मुद्दा है कि आज देश के वातावरण को दूषित करने की कोशिश कांग्रेस ने लंबे समय से की है। आज जरूरत है 125 करोड़ जनता को इकट्ठा होने की जरूरत है। और इस तरह का जो माहौल बनाया था श्रीकांत शर्मा जी, उषा ठाकुर जी सही कह रही हैं।
अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वातावरण को जो खराब करने की जो कोशिश जाना पड़ेगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आज प्रत्येक माँ बाप अपनी बच्चियों को लेकर कहीं ना कहीं संशय है कि आज एक व्यक्ति जो उसका नाम होता है इमरान और वो राजू नाम से किसी लड़की को प्रपोज करता है, फिर जबरदस्ती उसका धर्मांतरण कराता है, नहीं तो उसकी हत्या कर देता है। ये किस तरह के मामले ये आज आपके सामने आ रहे हैं। फिर तो प्रेम शुक्ला जी नकवी साहब भी हैं, शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं। फिर तो प्रेम शुक्ला जी गंभीरता से लेने की जरूरत है। फिर तो प्रेम शुक्ला जी ऐसा कर देते हैं, स्कूलों में हर जगह सब कुछ अलग कर दीजिए आप समाज नहीं को। दे सकते। फिर तो प्रेम शुक्ला जी समाज को पूरी तरह से अलग कर दीजिए, धर्म के आधार पर लोग बैठे मिले बात करें, ये क्या तरीका है? बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस्लाम में तो मौसीकी बैन है, इस्लाम में तो नाच गाना ही बैन है, तो मुसलमान को आने की जरूरत ही क्या है? मुल्ले जो हैं क्या मौसीकी करने को जायज मानते हैं? क्या नाच गाना उनके यहाँ अलाउड है? तो ये जो मुसलमान है जो अपने धर्म पर है, अपना धर्म क्यों नहीं मानते वो? फिर ये तो क्यों दूसरे के यहाँ जो उनके यहाँ जायज नहीं है वो नाजायज काम करने पर आमादा क्यों है? वो गरबों के पांडाल में आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना। तो गरबा हमारा धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान है, धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान में वो शामिल होंगे, कुफ्र हो जाएगा, उनकी निकाह टूट जाएगी इस्लाम के मुताबिक। तो ये क्या करने की जरूरत है? ये तो भारत ऐसा कोई कह रहा है तो क्या शुक्ला जी, गुजरात के जासपुर में इस्लाम में नाजायज है कि नहीं नाच गाना? किसी भी मुल्ला से आप पूछ लीजिए, किसी भी मौलवी से आप बात कर रहा हूँ, वो यही कहेगा कि मौसीकी इस्लाम में नाजायज है, कुफ्र है, तो हम उनको कुफ्र करने का मौका क्यों दें? प्रेम शुक्ला जी, आप क्यों तय कर रहे हैं दूसरे धर्म में क्या है? हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है, हर धर्म के लोग मिलकर आप क्या बात कर रहे हैं? वो होली दिवाली हर त्योहार में शरीक होते हैं, वो अपने धर्म का पालन करें, यही अपेक्षा है ना। अखिलेश प्रताप अगर वो धर्म तोड़ रहे हैं, वो बेचारे मौसीकी करने आ रहे हैं और वो कुफ्र हो जा रहा है, तो बचे जरा कुफ्र से। लव जिहाद रोकना है तो ये सब करना पड़ेगा, कह रहे हैं। लव जिहाद तो रुकना ही चाहिए, आवश्यक है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए लव जिहाद रुकना आवश्यक है जी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म या जात का ध्वज लेके आगे चले, वो संस्कृत का श्लोक है, वेद में है, शास्त्र में है, मैंने पढ़ा भी है उसे, तो उसका मतलब ये है कि उसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसमें अपनी कोई खूबी नहीं है, तभी वो इसका सहारा ले रहा है। आज देखिए वेद में है, जरा कोट कर देंगे? एक धारा लगा है, कौन से एक धारा लगा है, मच्छर जैसा धारा लगा है अमित शाह जी पे, जो उनकी गरिमा है, जो धाराएं को सुशोभित किए उसके अनुपात में ये मच्छर जैसा धारा लगा। और ऐसे बहुत से और भाजपा के नेता हैं कि जो यहाँ सारी चीजें बोल चुके हैं, अभी उन पे लगना बाकी है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है, देखिए जब मंत्रियों को अपने विभाग की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नहीं जो प्रवचन कर रहे हैं, नहीं प्लीज बोल लेने दें, माफी आपको माफी ले लीजिएगा, लेकिन बीच में ना बोले। अंजना, आपका जो मैं यही नहीं बोलता, ये इनसे बुलवा लो। आपका देश की आजादी से लेकर सहारनपुर के दंगों तक आप दंगाइयों को, ये संस्कार है इनके, दंगाइयों का आप नेतृत्व करते हैं, इनके संस्कार है। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो यह बुरा लगेगा। तो शर्म आनी चाहिए, इस तरह की चर्चाओं में भाग लेने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है। आपकी चलिए आप प्रसन्न होइए, आपका इतिहास काला रहा है, ये आपका संस्कार है, आपके पास हजारों अंजना कहाँ आप ऐसे लोगों को बीच में हमें बिठा देते हो? आपके चेहरे पर है और आप इस तरह की चर्चाओं में भाग ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्रवचन कर रहे हैं नेशनल चैनल पर, हर कोई एक दूसरे को शर्म करने को कह रहा है। अंतरात्मा को देखो कि आपने देश को किस किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब शर्मा साहब, 68 साल के बावजूद भी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अरे हम चुनौती देते हैं इस चैनल के माध्यम से, आपको एक आदर्श राज्य बताइए जहाँ 24 घंटे बिजली 68 साल में आपके पास एक म्यूट का बटन भी होता है। अगर एक तरफा भाषण सुनने के आप बुलाते हो, इन जैसे लोगों को तो मत बुलाया करो। आप बात करिए, भाषण देने का मंच नहीं है ये। नहीं, इनको बंद कराओ, आप इनको बंद कराओ, इनको वन विंडो कार्ड आप दिखा रहे हो, इनको बंद कराओ। कोई जरूरी है भाषण का सुने हम? अखिलेश जी जल्दी बोलिए। जब आपने अवसर हमें दिया है, अखिलेश सिंह का भाषण सुनाइए। वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि RSS साल से जनता ने आपको सुना है,
68 साल से जनता ने आपको झूठ को सुना है और आपके चेहरे से नकाब उतर गया है। अब तो कम से कम ईमानदारी से कम 6 महीने बोलना बंद कर दीजिए। शर्मा साहब प्लीज अब उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आप दोनों से निवेदन है। अखिलेश जी बात बोलिए अपनी। अखिलेश जी अपनी बात बोलिए। अंजना जी इनको शब्दावली ठीक करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हैं क्रिमिनल है। अरे अपराधियों को आप ही की आवाज जा रही है ऑन एयर। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप खुद मिली हुई है, मैं आप पे आरोप लगाऊं तो क्या बात कर रहे हैं आप अखिलेश जी? हम जाकर उनका मुंह कैसे बंद कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? क्रिमिनल नहीं है तो कौन है? आप अपनी बात कहिए ना। अपनी भाषा को सही करिए। जो बेल पे मैं लड़ता नहीं हूं भाई। तुम्हारी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, तुम्हारे उपाध्यक्ष क्या है, और तुमने देश के साथ क्या किया है, झगड़ा जनता जानती है। मैं आरएसएस का नहीं हूं। चलिए आप तीनों को रोकते हुए मैं गौरव भाटिया का रुख करूंगी। गौरव भाटिया जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया नमस्कार कर रहा हूं आपके चैनल से। तीनों को रोका करिए आप। मैं आपके चैनल से सबको रोक रही हूँ। मैं आपको कह रही थी अखिलेश जी अपनी बात रखिए। आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। उनकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आप बोलिए तो। ये कौन सी एंकरिंग है अंजना? प्लीज आप बहुत सीनियर हो। अखिलेश जी आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, आप अपनी बात रखिए। आप अड़े हुए हैं, उनको मैं कैसे मुंह जाके बंद कर दूं? उनकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, बोलिए। नहीं मैं लड़ूं उनसे। वो मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है, वो भी दूर कहीं बैठे हैं। नहीं तो मैं चैनल पे दोनों लोग लड़ूं, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता। ये कहाँ का डिसिप्लिन है? ये कहाँ का एटिकेट है? ये मैं नहीं कर सकता। ये जो आरएसएस के प्रसाद वर्मा के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं है? क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप मिले हुए हैं। गौरव भाटिया जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हैं। गौरव भाटिया साहब, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस हिस्से में आप नहीं थे बहस में, उसमें अमित शाह पर, क्या अमित शाह पर ये चार्जशीट चुनावी, क्या अमित शाह पर अब हमारे पास वक्त नहीं हुई? अखिलेश कोई मुझे डिस्टर्ब कर दे और फिर वो मेरी बात आपकी अहम की लड़ाई में नहीं लड़ सकती टीवी पे। को बताना चाहूंगा जल्दी से गौरव भाटिया से, क्या ये चार्जशीट चुनावी चाल है दिलाने का माध्यम? क्या ये चार्जशीट चुनावी चाल है? जल्दी से गौरव भाटिया साहब, अमित शाह पर। बिल्कुल भी नहीं अंजना जी, क्योंकि मैं आपके संज्ञान में ये बात ले आऊं कि ये जो चार्जशीट फाइल हुई है ये 30 जुलाई 2014 को फाइल हुई है। आज ये बात उठाई जा रही है। और इसके अलावा जानिए कि एफआईआर क्यों हुई थी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे तो श्री अमित शाह ने जाके शामली, मुजफ्फरनगर में और बिजनौर में भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और शुक्ला साहब कह रहे हैं कि आजम खान ने भी तो ऐसा ही किया था। हो गई। अगर फेयर चांस नहीं मिला क्यों? शुक्ला साहब कह रहे हैं तो आजम खान ने भी यही किया था। मैं अपनी बात बोल लूं अंजना जी, तू मैं की इस चर्चा में फायदा नहीं होगा। मैं सबको सुन रहा था, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। श्रीकांत जी भी बोल सकते हैं उसके बाद। 30 जुलाई 2014 को चार्जशीट फाइल हुई है और बहुत ही गंभीर उसमें आरोप लगे हैं कि आप दो सांप्रदायिक में जो है नफरत फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। हाँ। अब कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और उसके बाद मुकदमा चलेगा। और आप ये देखिए अंजना जी, ये इकलौती ऐसी घटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनसे जवाब मांगता है, वो 6 बजे तक जवाब नहीं देते और परमिशन नहीं होने के बावजूद वो लखनऊ की तरफ कूच करते हैं कि बहुत ही गंभीर सांप्रदायिक बात करेंगे। भाजपा का पूरा प्लान ही यही है। विकास का मुद्दा खत्म हो गया है और सांप्रदायिक लोगों को कमान दे दी गई है चुनाव की। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर गौर से आप देख रहे और सुन रहे होंगे तो हर रोज लगभग एक खबर ऐसी आती है जिसमें कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण का मामला दिखता है। कभी गोवा से हो, कभी इंदौर से हो, कभी उत्तर प्रदेश से हो। और इसी को लेकर अब सवाल है कि आखिर कौन कर रहा है ये, और राजनीतिक पार्टियां अगर ऐसा कर रही हैं तो आगे की राह क्या है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक लंबी जदोजहद के साथ मैं सबसे ये निवेदन करती हूं कि प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। अखिलेश जी, आप अपनी बात रखिए जो आप बोलना चाह रहे थे। नहीं अंजना, ये बात आपकी सही है, क्योंकि देखिए जो केंद्र की सरकार आई है, जब डिपार्टमेंट्स की एक तरह से आपको रिपोर्टिंग करनी होती है या उनके काम का आप असेसमेंट करना होता है, तो आप मिनिस्टरों को साइडलाइन करके सेक्रेटरीज को बुला करके कर रहे हो और टाइट रख रहे हो अपने मिनिस्टरों को। लेकिन वही मिनिस्टर कम्युनल इशूज पे फ्री स्टाइल बोल रहे हैं, फ्री स्टाइल काम कर रहे हैं। तो ये साफ दिखता है कि प्रशासन में आपका उन मंत्रियों पे दबाव है और इस तरह के कम्युनल एजेंडे पे उन्हीं मंत्रियों को छूट है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसका मतलब कि आप चाहते हैं अंजना जी कि आप कम्युनल एजेंडे को
आगे रख करके काम करना अंजना चाहते हैं, जी, कमल इसी पर एजेंडे जवाब पे देते आप हैं। चलना चाहते हैं, अंजना- ये साफ दिखा रहा है। अंजना जी, हाँ ठीक है, जल्दी से तो गौरव जी। मैं इसका अपनी बात परिणाम पूरी यही करना होगा कि ठीक है, आप गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से गौरव जी। अंजना जी, केवल छूट ही नहीं है, बल्कि जो प्रधानमंत्री वैसे इतना बात करते हैं, भाषण देते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और साक्षी महाराज, आप देखिए क्या कहते हैं, जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां कहते हैं कि जहां माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, दंगे वहीं होते। योगी आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि हम ठीक है, जल्दी से उनका जवाब ले लेते शुद्धिकरण हैं। करेंगे। अखिलेश जी का ये योगी कहना है, आदित्यनाथ- श्रीकांत तो शर्मा ये जी बहुत ठीक है, बड़े आज जी, सवाल है जी, भाजपा की सरकार बिल्कुल। में। और प्रेम शुक्ला जी इसके बाद आपके पास श्रीकांत अंजना शर्मा जी, साहब, आप लाइव देख रहे हैं श्रीकांत किस शर्मा तरह जी, से अपराधियों और दंगाइयों का संरक्षण करने वाले एक ही भाषा बोल रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा। अपराधी और दंगाइयों का संरक्षण ये करते हैं और उसके लिए अपराधी हमको मानते हैं। अंजना जी, देश गवाह है इस चीज का। और अभी हमारी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस ने 10 साल में इस देश को दुनिया के अंदर इसकी बदनामी की, और अब ये देश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये वही लोग हैं अंजना जी, आपको संभल के रहना पड़ेगा, ये वही लोग हैं जो लंबे समय से हमको बदनाम करते चले आए। कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई हार गई और इसीलिए एजेंसियों के माध्यम से इसने हमारे नेताओं को बदनाम करने की प्रेम कोशिश शुक्ला जी, की। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन न्यायालय में संभालना हमारा होगा। भरोसा एक है, सेकंड, न्यायालय ठीक में है। हमारा श्रीकांत शर्मा जी कुछ कहने को तैयार नहीं, जल्दी से एक कमेंट आपसे। लेकिन ये इस बात में तो दम है कि मंत्री तमाम सब लोग डर के रहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उषा ठाकुर को अगर कहना है कि आप टैटू मत बनवाइए, मुस्लिमों को मत आने दीजिए, या योगी आदित्यनाथ को कुछ और कह देना है, तो आराम से कहते हैं, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो एक नारा चलता है, जिस गाड़ी में देखो सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। तो जिस प्रदेश की ये दुर्दशा हो, उस प्रदेश में आजम खां बैठे हो मंत्री, फिर भी गौरव भाटिया में नैतिक साहस है क्यों खड़े होकर जो दूसरों को सांप्रदायिक कह रहे हैं। ये देखिए, सांप्रदायिकता को हर तरह से आपकी पार्टी भी तो रोकना योगी है। आदित्यनाथ के क्रिया साथ पहले है। बंद कीजिए, प्रक्रिया बंद हो जाएगी। आपकी क्रिया पार्टी बंद भी कर तो दीजिए, योगी प्रक्रिया बंद आदित्यनाथ हो के जाएगी। साथ है। उद्धव ठाकरे जी, हाँ निश्चित है ना। उद्धव ठाकरे जी प्रशंसा करते हैं योगी आदित्यनाथ की। कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में प्लीज। के साथ खड़ी है, कांग्रेस ओवैसी के साथ खड़ी है, तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। मतलब मैं अभी अमित शाह सब जी बांटने का ने मामला अमित है। शाह जी ने एक इंटरव्यू ओवैसी दिया के साथ है। समर्थन अमित लेने शाह जी ने वालों एक को इंटरव्यू क्या दिया है, किसी प्रकार उसमें का बोला एक है बात कि खत्म अगर करके कमल प्रवचन टेंशन झाड़ने का- यूपी में बना रहेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। ये अमित शाह जी ने इंटरव्यू दिया अभी 3 दिन पहले एक चैनल पे कि 80% कमल टेंशन बना होगा तो यादव ही- बीजेपी को। इसी के साथ हमें आज हल्ला बोल का अंत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से इस निवेदन के साथ कि 4 लोग जब एक बार बोलते हैं तो जनता नहीं सुन पाती है, ये पार्टियों को समझना पड़ेगा। और जब वोट बांटने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तब जनता ज्यादातर समझ लेती है। आप देखते रहिए आज।